जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल जियोपॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा बोल्ड मैसेज है। इंडिया की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डोकलाम में बिल्कुल नजदीक भूटान के हा वैली में एक ऑल वेदर हाईवे बनाया है। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर पहले भी इंडिया चाइना जो स्टैंड ऑफ है वो हो चुका है और जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी किया था। क्या ये हाईवे चाइना के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप है उसका जवाब है? और क्या इसका जो इम्पैक्ट इंडिया, भूटान और चाइना का जो ट्रायंगल है उस पर क्या होगा? ये सारे सवाल आज हम हमारे जो मेहमान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और कई सारे बड़े डेवलपमेंट्स हैं इसके पीछे और जो विजन, रिस्क और लॉन्ग टर्म क्या स्ट्रेटेजी है, ये सारे सवाल तलाशेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, बीआरओ के इस हाईवे कंस्ट्रक्शन की का जो टाइमिंग है वो आप कैसे देखते हैं? क्या ये प्लान्ड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है जो चाइना का जो बिल्टअप था उसके रिएक्शन का? देखिए, भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट को हमेशा ही इग्नोर किया है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आके आपने देखा है कि कैसे हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बॉर्डर एरियाज में ऑल वेदर रोड्स बनाने का काम चालू किया। एंटायर नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए, इनफैक्ट हमारे हिमालय में भी देख लीजिए, लद्दाख रीजन में भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड उन्होंने बनाया है। इसी श्रृंखला में उन्होंने, जैसे आपने बताया, भूटान के अंदर जो डोकलाम वैली है वहां पे ऑल वेदर रोड बना दिया है, जिसके कारण अभी भूटानीज आर्मी उसको एक तरह से एक्सेस भी कर सकती है और इंडियन आर्मी भी उसको एक्सेस कर सकती है। उधर ऑलरेडी इंडियन मिलिट्री की ट्रेनिंग टीम ऑलरेडी स्टेशन है और आपने देखा है कि किस तरह से 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ था, जहां पे भारत को अपनी फोर्सेस भी भेजनी पड़ी और बहुत एक तरह से जद्दोजहद के बाद हमने चाइनीज आर्मी को वहां से खदेड़ा। अब आप ये देख लीजिए कि चाइना डोकलाम में प्रॉब्लम कर रहा है और भूटान के 3-4 रीजन में और प्रॉब्लम कर रहा है। वो भूटान को इंसिस्ट कर रहा है कि आप हमें डोकलाम वैली दे दीजिए, हम बाकी रीजन को आपको नहीं करेंगे। डोकलाम वैली जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको एक तरह से इफेक्टिवली कॉम्बैट कर सकता है। ये भारत के लिए एक तरह से जीवन मरण का प्रश्न है और इसके लिए भारत सरकार ने एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड एस्टेब्लिश किया है। अब ऐसी बात है कि ये आप ये भी देख लीजिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रहे हैं। चीन है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश, तीनों जगह से हम गिर चुके हैं। पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है बांग्लादेश के अंदर। बताया जाता है कि वहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ में भी अभी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो एक एयरबेस था, उसका निर्माण वापस पूर्ण निर्माण किया जा रहा है। वो एक टर्किश कंपनी ने उसका ऑर्डर लिया है और बांग्लादेश में टर्किश जो ड्रोन्स हैं, वो देखे गए हैं। टर्की वहाँ पे बांग्लादेश आर्मी को रियार्म कर रहा है और आज ही आप एक रिपोर्ट आई है कि त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पे एक बच्चे ने एक ड्रोन देखा, चाइनीज मेड ड्रोन। और इससे पता लगता है कि हमें अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बहुत जरूरी है। और जी। सेंटर ने कल ही एक तरह से 16,207 किलोमीटर का हाईवे प्रोजेक्ट ओके किया है और 69,342 करोड़ उन्होंने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ईयरमार्क किया है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, मिजोरम जो था वो एक तरह से भारत के रेल नेटवर्क में कनेक्ट हो चुका है। अब इससे समझ में आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो एक तरह से हमारी जो सेवन सिस्टर्स बोलते थे, वो अपने आप को अलग थलग मानते थे और अब वहां पे ये कनेक्टिविटी आने से लोगों का आवागमन बढ़ेगा, वहां पे टूरिज्म भी बढ़ेगा और वहां पे जो उधर नेचुरल रिसोर्सेस है, जहाँ की वहां भी पैदावार है, उसको भी एक तरह से क्षेत्र में उसको भी फायदा होने की वाली बात है। इनफैक्ट अंबर जी, आपको ये भी बता देता हूँ कि डोकलाम वैली में सून बाय आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप उधर जाके टूरिस्ट स्पॉट भी बनने की इस स्थिति में है, जिसके कारण आप फ्यूचर में एक तरह से जब लोग का एक्सेसिबल करते रहते हैं तो चाइना ये हिमाकत वापस नहीं करेगा। अब इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट देखिए। अब जो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर मैंने आपको बता ही दिया, उसके अंदर है।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है कि रेलवे कनेक्टिविटी बढ़े और और भी एडिशनल ब्रिजेस चालू हो, और इसी के लिए उन्होंने 12 नए प्रोजेक्ट्स उन्होंने इसमें आवंटन किया है, जिसमें 8 नए प्रोजेक्ट है और एग्जिस्टिंग लाइन को डबल लाइन करने का विचार है। वैसा इन्होंने किया कर दिया, केंद्र सरकार ने कर दिया। जी। ओके उमेश जी, अब हम सब जानते हैं कि डोकलाम एक ऐसी जगह है, ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे 2017 का स्टैंड ऑफ हुआ था। क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाइना को प्रोवोक करना जैसा नहीं है? चाइना इससे प्रोवोक हो तो नहीं होगा इस पूरे डेवलपमेंट से? देखिए, गलवान में भी चाइना प्रवोक हुआ था, और उसके बाद आपने देखा कि कैसे हमारी इंडियन फोर्सेस ने उनका विरोध किया, और उसके बाद आपने देखा कि कैसे 20 इंडियन सोल्जर शहीद हुए और 43 चाइनीज सोल्जर थे शहीद हुए। उसके बाद समझ में आ गया चाइना को कि सलामी स्लाइसिंग जो वो करते हैं, यहाँ पे काम नहीं चलेगा। अब भारत अपनी ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड एंटायर एलओसी और एलएसी में कर रहा है, जिससे हम चाइनीज के अग्रेशन को हम एक तरह से काउंटर कर सकें। अमर जी, आज की डेट में भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट को देश के विभिन्न भागों से जोड़ रही है, और एक तरह से आप ये देखिए कि अगर टूरिज्म बढ़ता है और लोग उधर जाते रहते हैं, तो मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि चाइना वो कंटेस्टेड लैंड, चाइना कुछ भी काम क्या करता है, अपने हिसाब से वो लैंड अपने अंदर में आने का बोल देता है। पुराना कोई हिस्टोरिकल एविडेंस देख के वो क्लेम करना चालू करता है, फिर बाद में उसको नेगोशिएशन टूल के जैसे वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। अब भारत में वहाँ पे रोड्स अगर कनेक्टिविटी आ जाते हैं, लोगों का आवागमन होना चालू हो जाता है, तो चाइना ऐसे कोई भी फालतू क्लेम नहीं कर पाएगा। हमारे पास हमारी खुद की हिस्ट्री रहेगी, वो बहुत ज़रूरी है। और जी। ये भी देखिए कि बांग्लादेश के अंदर भी एक तरह से रेडिकल मूवमेंट्स का जो अ, जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के आईएसआई के बहुत सारे ऑफिशियल्स ढाका में देखे गए हैं, और बताया जा रहा है कि वो लोग अभी बांग्लादेश मिलिट्री को ट्रेनिंग कर रहे हैं, और कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि इंडियन बॉर्डर के पास जो रंगपुर है, वहाँ पे उन्होंने एक तरह से टेररिस्ट कैंप्स खोल के रखे हैं, और भारत के अंदर ये एक तरह से धमकी आ रही है कि हम आपके चिकन नेक को भारत से अलग कर देंगे। तो दुश्मन का अभी एक ही फोकस है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अटैक करे, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भारत की जो नॉर्थ ईस्ट है और बंगाल का रीजन है, उसको एक तरह से अलग कर दे। ये एक तरह से बांग्लादेश से बार-बार ये बात वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट, वहाँ के जिहादी गुट बोलते जा रहे हैं। जी। अब मनीष जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से चाइना का जो अगला स्ट्रैटेजिक मूव है, वो क्या हो सकता है इन रिस्पॉन्स टू दिस डेवलपमेंट? देखिए, चाइना अभी असेस करेगा। चाइना को समझ में आ गया है कि भारत के साथ एक तरह से अभी अ, कॉन्फ्लिक्ट में जाना एक तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। वो कोलैबोरेशन की बात कर रहा है, और आपने ये भी देख लिया है कि कैसे अभी भारत के विदेश मंत्री चाइना गए थे, उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर गए थे, और अजीत डोभाल भी जाके आए थे। और हमने चाइना के जो विजिटर्स हैं, उनको वीज़ा देना चालू कर दिया है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हमने इंडिया में अलाउ कर रहे हैं, प्रोवाइडेड 24% इक्विटी रहे और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो। इसके ये 2 शर्तों पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के अंदर हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि कैसे चाइना ने मानसरोवर यात्रा ओपन की है, और इसके कारण बहुत सारे श्रद्धालु मानसरोवर की यात्रा कर पा रहे हैं। ट्रेड और टाइज थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं, और इससे लोगों को अंदर एक तरह से विश्वास ज़रूर आ रहा है कि चाइना पे चलो काम चालू करते हैं, ट्रेड करना ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट्स को हम बाद में देख सकते हैं, ऐसी बात हो रही है, चाइना की तरफ से ऐसी हो रही है। भारत प्रेशराइज़ करता जा रहा है चाइना को कि बाउंड्री इश्यूज़ को बात करो, इसके ऊपर जो भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी कंसिडरेशन है, इसको खत्म करो। और पीछे आपने ये भी देखा है कि जो दलाई लामा के नेक्स्ट सक्सेसर है, उसको लेके भी भारत और चाइना के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जैसा सिचुएशन आ चुका है। क्योंकि चाइना ने बोला है कि दलाई लामा जो है, नेक्स्ट दलाई लामा, उसको हम चुनेंगे, जबकि हमारे जो दलाई लामा है, वो उन्होंने बोला है कि अगला जन्म दलाई लामा का होगा, वो चाइना में नहीं होगा, वो चाइना के बाहर होगा। तो कहीं न कहीं वो अभी कॉन्फ्लिक्ट्स के
सिचुएशन कभी भी राइज हो सकते हैं। डेलिकेटली बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड भी हमारा हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। आज भी आप देख लीजिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के लिए हम चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है। फार्मेसी में हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स जो होता है वो चाइना से आता है। कंपोनेंट्स जो भी जितने भी आते हैं वो चाइना से आते हैं, यहाँ पे असेंबल होता है। और वहाँ आपने देखा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए भी भारत इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन चाइना, क्योंकि 70% वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन होती है रेयर अर्थ की वो चाइना के पास है। 90% प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग वो चाइना के पास है। 97% रिसाइक्लिंग चाइना के पास है। तो कहीं न कहीं हमें चाइना के साथ अच्छे संबंध भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा एक तरह से रुक जाएगा। और इसी के हिसाब से जब आपने देखा है कि चाइना ने मैग्नेट्स देना बंद कर दिया, तो हम अपना खुद की इंडस्ट्री बनाना चालू कर रहे हैं। बट अभी ओवरऑल मेरा ये मानना है कि अब न भारत सरकार चेत गई है, उसको समझ में आ गया कि बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इज़ की। इसमें रेल, रोड और एयर जो ट्रैवल है, तीनों इम्पोर्टेंट है। और नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा है कि उड़ान स्कीम में उन्होंने 7 से 8 नए एयरपोर्ट एस्टेब्लिश किए हैं और उसको फंड भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप जब कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है, तो वहाँ पे ट्रेड, डेवलपमेंट, टूरिज़्म सब बढ़ता जाता है। और इसी के द्वारा भारत एक तरह से नॉर्थ ईस्ट जो हम बोलते हैं कि वो ब हम जस्ट सिर्फ़ बोलते हैं और पर लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी एक तरह से पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि वो अपने आप को डिस्ट्रिक्ट मानते थे। जैसे कि आपने देखा होगा नागालैंड के लोग हो या मणिपुर के लोग हो, पर अब वो स्थिति नहीं रही है। अब उन्होंने देख लिया कि भारत सरकार ने यहाँ पे कम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किए और जिस हिसाब से इंटीग्रेशन किया है नॉर्थ ईस्ट का, तो चाइना का हम इन्फ्लुएंस हम खत्म भी करते जा रहे हैं। वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को भी हम काउंटर कर रहे हैं, उनका प्रोपेगेंडा और कर रहे हैं। तो फ़र्क तो आया हुआ है मंदी। जी। लेकिन इस पूरे डेवलपमेंट में आप भूटान का क्या रोल देखते हैं? क्या वो इंडिया के साथ एक्टिवली अलाइन्ड है? यस, भूटान के साथ हमारी ऑलरेडी ट्रीटी हुई हुई है। 1958 में हमने ट्रीटी की है, जिसमें हमने बोला है कि भूटान का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके लिए भारत उनको सहायता करेगा। और उसी के ऊपर आपने देखा है कि कैसे और भूटान का अगर देखा जाए, अगर फॉरेन पॉलिसी जो भी है, वो भारत के कंसिडरेशन में होता है। भारत के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के हिसाब से हम उसको टेलर मेड करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना ज़रूर भूटान को तंग कर रहा है कि और बार-बार उनको उकसाने की, प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। पर भारत ने भी एक तरह से भूटान में ये रोड बना के वहाँ के लोगों को बता दिया कि भारत भूटान के साथ है और आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व है भारत के ऊपर है, क्योंकि भूटान अगर सुरक्षित रहेगा, तो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर सुरक्षित रहेगा। और डोकलाम वैली में आपने जो इन्वेस्टमेंट बताया है, वो बहुत ज़रूरी है। इससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा और एरिया के लोगों को, वहाँ के एरिया के लोगों को एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी भी देखने को मिलेगा। क्या आपके हिसाब से मुझे इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर जो रोड रेस चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अब जो है वो एक सॉफ्ट वॉर बनता जा रहा है? देखिए, चाइना भी एक तरह से बॉर्डर एरियाज़ पे विलेजेस एस्टैब्लिश कर रहा है। भारत भी वहाँ पे विलेज डेवलपमेंट कर रहा है। और चाइना ने तो वहाँ पे विलेजेस स्थापित कर रहे हैं और बताते हैं कि वो एक्चुअल में वो जहाँ वहाँ पे जो रेसिडेंट्स है वो चाइनीज पीएलए या ना आर्मी के लोग हैं। और जब वॉर के टाइम पे मोबिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, इसके लिए वो एस्टैब्लिश कर रहा है। भारत चाइना के और सारे जो हथकंडे हैं उसके ऊपर देख रहा है। और एक तरह से अच्छा है कि चाइना कर रहा है, तो भारत को भी मैचिंग डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे सैटेलाइट कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है, वहाँ पे इंटरनेट की सेवाएँ इम्प्रूव हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हुआ है। कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी दोनों का विकास हुआ है। बट एक चीज़ है कि ये सरकार ज़रूर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को मैच कर रही है। जैसे चाइना उधर कर रहा है, वैसे ही एक तरह से जो रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं सिक्योरिटी के लिए, भारत सरकार सारे कदम उठा रही है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है उससे कहीं न कहीं रीजनल पीस पर
क्या असर पड़ता है? डिस्टेबलाइज करेगा या फिर डिटर करेगा चाइनीज एग्रेशन को? देखिए, चाइना को जब एग्रेशन करना है वो कोई भी बहाने से कर देगा। अब उसका फोकस आज की डेट में अभी ताइवान के ऊपर है, और अभी वो यहाँ पे भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का एक ही मतलब है कि कभी ना कभी फ्यूचर में वो भारत को अटैक करेगा। भारत और चाइना का युद्ध होना तकरीबन तय है, पर कब होगा, 5 साल बाद होगा या 10 साल बाद होगा, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी मंशा ही है कि आपको युद्ध करना है, तभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, तभी आप ऑफेंसिव हथियार उधर रखोगे, आप अपने रेडार रखोगे, आप एयर स्ट्रिप्स बनाओगे, आप अपने JF-35 जो जेट्स है उधर रखोगे। ये सब चीज इसके लिए होता है कि आप फ्यूचर में आपका इरादा है कि आप भारत के ऊपर हमला करें। एब्सोल्युटली। अब देखते हैं कि जो चाइना और भारत के बीच बॉर्डर्स इश्यूज हैं उस पर कोई फैसला सामने हम आता हुआ देखते हैं। कुछ बात बन सकती है क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ क्लैशेस जारी रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे भारत और चाइना के बीच रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं। उस सब में क्या इस पर भी कोई हल नजर आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। उमेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।